बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का भोला अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा आम का बागीचा था जिसकी वह बड़े चाव से देखभाल करता था। वह अपने बागीचे के आमों को पास के एक शहर में बेचने के लिए जाया करता था और उन आमों को बेचने के बाद जो पैसे उसको मिलते थे उसी से उसका गुजारा चलता था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उसके आम के पेड़ खराब होने लगे। पेड़ों पर लगे सभी आमों पर दाग धब्बे लगने लगे जिससे उसके आमों को कोई नहीं खरीदता था। जब भी वह कभी किसी फल वाले व्यापारी के पास जाता तो कोई भी व्यापारी उसके फल नहीं खरीदता। अरे अरे, इतने गंदे और दाग धब्बे वाले फल कहाँ से लाए तुम? कोई नहीं खरीदना चाहेगा ऐसे आम। मुझे नहीं चाहिए ये फल। भोला अपने आम बेचने की कोशिश करता और कहता, नहीं नहीं भैया, आप मेरे बगीचे के ये आम खाकर तो देखो, बहुत ही स्वादिष्ट आम है। अरे अरे, तुम्हारे आम कितने गंदे हैं। तुम्हारे आमों को खरीदेगा कौन? और जब ये आम दिखने में ही इतने खराब हैं तो खाने में तो खराब होंगे ही ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये फल। चलो चलो निकलो यहाँ से, कहीं और जाकर बेचो ये सड़े हुए आम। भोला शहर के सभी व्यापारियों के पास जाता पर उससे कोई भी फल नहीं लेता और कहता कि उसके आम बहुत ही खराब हैं और कोई भी उसके फलों को नहीं खरीदेगा, तुम किसी और को बेचो। इस तरह से निराश होकर भोला अपने गांव वापस आ जाता है। अब तो ये रोज का ही हो गया था। वो रोज शहर जाता और बिना आम बेचे वापस आ जाता। कोई भी उससे आम नहीं खरीदता। उस बेचारे के आम पड़े पड़े ऐसे ही सड़ने लगे जिनको देखकर भोला को बहुत दुख होने लगा और धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी सब खत्म होने लगी और वो बहुत ही गरीब होने लगा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए उसने लोगों से पैसे मांग मांग कर बहुत कर्जा कर लिया था और अब तो कर्जदारों ने उसका घर का सामान भी ले जाना शुरू कर दिया था ताकि वे अपने कर्ज की रकम को वसूल कर सके। उन्हीं कर्जदारों में से एक कर्जदार था जमींदार। उस जमींदार के पास एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था। वो जमींदार बहुत ज्यादा लालची था। जमींदार के बागीचे के आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते थे जिसकी वजह से सब व्यापारी और ग्राहक उससे ही आम खरीदते थे। इसी वजह से वो अपने आमों को बहुत ऊंचे दामों में बेचता था। जमींदार को भोला और भोला की माँ एक आंख नहीं पाते थे क्योंकि बहुत समय पहले भोला के पिता ने जमींदार के खिलाफ गवाही दी थी। तब से जमींदार भोला और उसके परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब भोला की ऐसी हालत देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे भोला, मैंने सुना है तुम पर बहुत सारा कर्ज हो गया है और तुम्हारे सारे आम के पेड़ भी खराब हो गए हैं और अब तुम्हारे पास करने को भी कुछ नहीं बचा है। अरे सुन, मेरे पास तेरे लिए एक काम है। अगर तू वो काम करे तो तेरा कर्ज भी उतर जाएगा और तू गरीब भी नहीं रहेगा। अगर तू चाहे तो मेरी दुकान पर काम कर सकता है। मेरी दुकान पर काम करने से तेरा सारा कर्ज उतर जाएगा, वरना तुझको तो सड़क पे आने से कोई नहीं रोक सकता बउआ। ऐसा कहकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगा। जमींदार को हंसते हुए देखकर भोला को बहुत गुस्सा आता है। अरे जमींदार, तुझे तेरे पैसों पर बहुत घमंड है ना? देखना, एक दिन मैं तुझे अमीर बन के दिखाऊंगा और तेरे इस घमंड को चूर चूर करूंगा। तुझ जैसे लालची इंसान के यहाँ काम करने से तो अच्छा मैं सब पर ही भटकता रहूं। भोला की ये बात सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा, बेवकूफ, मैं तो यहाँ तेरे भले की बात करने आया था और लगता है तुझको समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ तू मुझसे बड़ा अमीर आदमी कैसे बनता है। सुन, तेरे पास कर्ज उतारने का 1 महीने का समय है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर तूने मेरा कर्ज नहीं उतारा तो मैं तेरा ये घर और घर का सारा सामान सब बेच दूंगा और अपना कर्ज वसूल कर लूंगा। ध्यान रखना मेरी बात का। सिर्फ 1 महीने का वक्त है तेरे पास। इतना कहकर जमींदार गुस्से में भोला के घर से निकल जाता है। जमींदार के जाने के बाद भोला दुखी होकर अपनी माँ के पैर बैठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम कैसे सबका कर्ज उतारेंगे? मुझे तो अब कोई भी कर्ज नहीं दे रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँगा। अब क्या करेंगे हम? अगर मैंने कर्जा नहीं चुकाया तो ये लालची जमींदार हमारे घर को बेच देगा और हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ उससे कहती है, बेटा तू ऐसी हताश मत हो,
तू एक बार फिर से शहर जाकर अपने आम बेचने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या पता वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए तुझको, और हाँ, उस लालचाई जमींदार का कर्ज भी उतर जाए। अपनी माँ की बात सुनकर भोला निश्चय करता है कि वह शहर जाकर किसी से मदद मांगेगा, क्या पता कोई मदद मिल ही जाए। अगले दिन वह सुबह उठकर शहर की तरफ निकल जाता है। वह वहाँ पहुंचकर वहाँ के व्यापारियों से बात करता है और कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन वहाँ उसको भला कौन जानता था और किसी अनजान आदमी को कोई भी कर्ज नहीं देना चाहता, जिस वजह से उसको भी कर्ज नहीं मिलता। वह पूरे दिन यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हो पा रहा था। भोला बेचारा उदास होकर अपने घर लौट आया और उसके आते ही उसकी माँ ने उससे कहा, अरे भोला आ गया बेटा तू, चल अब खाना खा ले, ये 2 ही रोटी का आटा बचा था, उनकी ही रोटी सेकी है। भोला रोटी खाने के लिए बैठता है, तभी उसे एक आवाज घर के बाहर से आती है, माई कुछ खाने को ला दे, तेरे द्वार पर ये भूखा ब्राह्मण बहुत आस लेकर आया है। इतना सुनते ही भोला की माँ घर से बाहर आकर ऋषि से कहती है, माफ करना महात्मा, मैं मजबूर हूँ। आप जैसे महात्मा के सामने झूठ तो नहीं बोल सकती कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो एक रोटी बची हुई है। लेकिन मुनिवर, वो एक रोटी मेरे बेटे भोला के लिए है, क्योंकि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। इतने में ही भोला उस एक रोटी को लेकर आता है और कहता है, हे महात्मा, आप इस भोजन को ग्रहण करें। मैंने तो सुबह से न जाने कितनी बार शहर में फल खा लिए थे। लेकिन मुनिवर इस बात को अच्छे से जान चुके थे कि भोला भी सुबह से भूखा ही है। उन्होंने भोला का मान रखने के लिए उससे रोटी ले तो ली, लेकिन वो भोला की हालत पर बहुत दुखी हुए। उन्होंने बड़े शांत स्वर में भोला से कहा, हम तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए हम तैयार हैं। नहीं नहीं मुनिवर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। बस आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए और मेरी गरीबी दूर हो जाए। भोला की ऐसी बात सुनकर मुनिवर ने अपनी शक्तियों से एक सुनहरा सा दिखने वाला बीज प्रकट किया और उस बीज को भोला को दे दिया और कहा, ये बीज लो, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये एक जादुई बीज है। हाँ, ध्यान रहे, तुम इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम लोगे, ये उसी फल का पेड़ बन जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वहाँ से चले जाते हैं। भोला उस जादुई चमकते बीज को देखता है और सोचता है, क्या सच में ये कोई जादुई बीज है? भोला ने अंदर जाकर ये बीज वाली बात अपनी माँ को बताई और अगले दिन उसने जादुई बीज उसने अपने बगीचे में बो दिया और मुनिवर के कहे अनुसार उसने आम के फल का नाम लिया। भोला ने उस बीज को अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वो जादुई बीज कुछ दिनों के अंदर ही पौधे में बदल गया। 3 दिन बाद जब भोला अपने बगीचे में पहुंचा तो वो उस पेड़ को देखकर हैरान रह गया। अरे, ये तो सच में एक जादुई बीज था। मुनिवर ने सच ही बोला था, ये तो जादुई बीज है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो एक आम का पेड़ बन गया और बहुत सारे फल भी आ गए। उस पेड़ पे फल देखने में बहुत चमकीले थे। भोला ने जब एक आम को खाने के लिए तोड़ा तो उसने देखा ये कोई साधारण आम नहीं था, ये तो पूरा सोने का आम था। ये देखकर पहले तो उसे बहुत हैरानी हुई और वो मन ही मन बहुत खुश भी हुआ, लेकिन उसे इस बात का कोई तजुर्बा नहीं था कि क्या ये वाकई एक सोने का आम है। इसलिए वो तुरंत शहर की तरफ जाता है और एक सुनार की दुकान पर जाकर उसे बेचने का प्रयास करता है। सुनार भी उस सोने के आम के बदले भोला को काफी सारे पैसे दे देता है, जिन्हें देखकर भोला को ये यकीन हो जाता है कि ये वाकई में सोने का ही आम है। इतने सारे पैसे देखकर भोला सोचता है कि इतने पैसे तो पूरे साल में नहीं कमा पाता, इसलिए वो सबसे पहले उन पैसों को लेकर जमींदार के घर जाता है और उसके कर्ज के पैसे पहले उसे लौटा देता है। जमींदार कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाता है। इस भोला के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? कल तक तो इसके खाने के भी लाले थे, लेकिन चलो मुझे क्या, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए ना, अब ये कुछ भी करता फिरे। धीरे धीरे ऐसे ही भोला ने सोने के आमों को बेच बेच कर खूब पैसा बना लिया और उसने अपने गांव में ही एक बहुत शानदार घर बनाया। अपने गांव के ज्यादा से ज्यादा खेतों को भी उसने 2 गुनी कीमत देकर खरीद लिया। जब ये बात जमींदार को पता चली तो बहुत परेशान हो गया। ये भोला कल तक तो साथ पे आने को तैयार था, लेकिन अब अचानक से इसके पास कहाँ से इतने पैसे आ गए? मुझे लगता है कोई ना कोई खजाना तो इसके हाथ जरूर लगा है। हाँ, मुझे पता करना ही पड़ेगा।
भोला के जाने के बाद जमींदार रात के अंधेरे में भोला के घर गया और उसने उसके बागीचे में लगाया हुआ आम का जादुई वृक्ष देखा। अच्छा, तो ये राज है इस भोला के अमीर होने का। चलो मैं भी अब बहती गंगा में हाथ धो ही लेता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार चुपचाप भोला के पेड़ से कुछ आम तोड़ लेता है और घर चला जाता है। अगले दिन जमींदार उन आमों को लेकर शहर में सुनार की दुकान पर जाता है और वो आम सुनार को दिखाता है। सुनार उस आम को भला क्यों खरीदते, क्योंकि वो आम बस एक साधारण आम था। सोने का आम सिर्फ उसी को मिलता था जिसने उस बीज को जमीन में डाला हो।